Hello, welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th. So, in previous episode we have started the chapter 2nd of chemistry, that is solution को हमने स्टार्ट कर दिया है और कुछ 6 7 8 टर्म्स हमने करी जिससे कि हमें चैप्टर के इंट्रो और कुछ टर्म्स के बारे में पता लग गया. So now from this video we have to start a new topic that is colligative properties. Colligative properties हमारे पास 4 टाइप की हैं. नंबर 1, पहले तो ये बात कर लें कि colligative properties होती क्या है. The dilute solution of non-volatile solute exhibits certain characteristics properties which do not depend upon the nature of solute but depend upon the number of particles, जो कि मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हो सकते हैं सॉल्यूट के, ऑन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव लैटिन से आए, को मीन्स टुगेदर एंड लिगैर मीन्स बाइंड. जो बाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस की वजह से जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और ये प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन की होती हैं वो डिपेंड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे करती हैं और साथ ही साथ नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी प्रेजेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड होती हैं. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं. दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सबसे पहले हमारे पास आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव का मतलब है यानी कि किसी के अगेंस्ट या किसी के साथ में ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है. रिलेटिव किसी के साथ रिलेट कर रही है टर्म. सो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है दैट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा. अगर हम x से बी द मोल फ्रैक्शन मान लें सॉल्वेंट का और x बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मान लें, तो जो P नॉट A है वो हमारे पास वेपर प्रेशर बनेगा प्योर सॉल्वेंट का और P बनेगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का. अब सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है तो उसकी तरफ से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वेपर प्रेशर में, और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा सॉल्यूट के, वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा अकेला अपने वेपर प्रेशर के लिए. सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P जो है वो ऑलवेज बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन. तो P को हम PA ले लेंगे और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो होता है वो इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन का. तो मोल फ्रैक्शन से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो PA नॉट XA मोल फ्रैक्शन है A कंपोनेंट का. सो XA is always less than 1, so the vapor pressure of solution is always less than P नॉट A. जो वेपर प्रेशर है वो ऑलवेज, अगर हम 1 से कम की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, यानी कि P प्योर में ज़्यादा होगा और जो PA है वो ऑलवेज कम होगा. सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिनोट्स दैट डेल्टा PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA. P नॉट A ज़्यादा है और PA जो प्योर कंपोनेंट का है वो कम है. सो P नॉट A माइनस PA नॉट या P नॉट A XA जो कि राउल्ट्स लॉ से आया है, तो दैट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XA. बट 1 माइनस XA इज XB यानी कि XB मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट का. सो XB से अगर उसको रिप्लेस करें तो डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नॉट XB. अब अगर इन दोनों को रिलेटिव टर्म में रख दें, हम फ्रैक्शन टर्म में रख दें, तो दैट गिव्स डेल्टा PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू जो मोल XB है वो मोल फ्रैक्शन है दूसरे उसका. सो अगर हम डेल्टा PA की बात करें तो डेल्टा PA की वैल्यू ऊपर से अगर हम रख लेते हैं तो डेल्टा PA इज इक्वल टू P नॉट A इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A दैट इज इक्वल टू XB. और जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्यूशन में
प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर का वो है, और यही रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर्मूला। लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल एडेड। सो यहाँ पर जो हमारे पास है रिप्रेजेंट करता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट होल फॉर्मूला गिव्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। माइनस तो हो रहा है, माइनस होके जो टर्म आएगी वो एक्चुअल जो हमारे पास वेपर प्रेशर था वो उसके इक्वल आ जाएगी, इनकी जो बाद में हुआ जो पहले था उस दोनों का फ्रैक्शन, तो दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। दैट्स ऑल। So relative lowering in vapor pressure of an ideal solution contains the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at an given temperature. टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। अब जो है मोल फ्रैक्शन, अगर उसको हम और भी एक्सटेंड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वही आ जाएगा हमारे पास जो मोल्स हम निकालते हैं एन बी over Na plus Nb, where the Na is equal to the moles of the solute, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम उसको करें, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी पता है हमें कि मास अपॉन में मोलर मास, जो मास हमें गिवन है अपॉन में मोलर मास, अगर गिवन है तो वो टर्म हमारे पास आ जाएगी। उस फॉर्मूले को हम नहीं करेंगे वो भी सही है, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज little bit confusing, that mb is equal to wb, that is weight जो गिवन है, ma मोलर मास है, wa जो उसका गिवन है, और यही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने xb के इक्वल किया हुआ है, और दैट इज इक्वल टू द टोटल फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का इज एट विच इट्स वेपर pressure, I think it's vapor pressure, yes, the boiling point of a liquid is a temperature at which its vapor pressure become equal to atmospheric pressure. as we know हमारे एटमोस्फेयर में आसपास भी प्रेशर होता है, और वो प्रेशर अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड का टेम्परेचर है या जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज दैट टेम्परेचर, या जो एलिवेशन हमारे पास मिली है उसको हम आगे कवर करते हैं। वी हैव लर्न दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेंट सोल्यूट देन दैट द सॉल्वेंट, देयरफॉर सॉल्यूशन टू बी हीटेड एट हायर टेम्परेचर देन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमने पहले ही सीख रखा कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, इज लेस देन दैट द सॉल्वेंट, इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए हमें सॉल्यूशन को करना पड़ेगा हीट हायर टेम्परेचर से जो उसका वेपर प्रेशर है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है तो वॉलेटाइल नहीं होगा वो। Thus, the boiling point of a solution is always higher than that of the pure solvent. Pure solvent होगा उससे higher होगा क्योंकि अब हमने solute भी उसमें ऐड कर दिया है। एग्जाम्पल अगर लें वेपर प्रेशर वाटर का 1.013 बार या 1 atm है 373 केल्विन 100 डिग्री पर, तो अगर वाटर बॉयल होता है 373 केल्विन पर, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at 373 Kelvin, क्योंकि सुक्रोज में therefore the solution will not boil at 373 Kelvin in order to, अब उसको solution को अगर हमने बनाना है its temperature must be increased so that the vapor pressure becomes equal up to 1 atm। ठीक है, ये सॉल्यूशन सुक्रोज का बॉयल नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर में एलिवेशन आएगी, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगी, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर था अब वो 105 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। सो
ये हायर जो प्रीवियस से है वो हायर रहने वाली है। सो अगर हायर रहेगी तो यहाँ पर एलिवेशन आ जाएगी। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन टू अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कैन बी इलिस्ट्रेटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली हम इसको इलिस्ट्रेट यानी कि बना सकते हैं। अब जो ग्राफिकली हम इसको शो करेंगे वो कुछ इस तरह हम शो करेंगे। ग्राफिकली जो शो कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, वो अगर एलिवेट करेगा तो वो ऐसे करेगा, और अगर सॉल्यूशन अगर हमने नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया है तो वो कुछ इस तरह बॉयल होगा। अब उसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं 1 atm, हमने ये लाइन डाल दी y एक्सिस पर वेपर प्रेशर में कि ये 1 atm है। अब x और y पॉइंट को हमने मार्क कर लिया और टेम्परेचर में देख लिया, टेम्परेचर है डिफरेंस है तो डेल्टा बी का डिफरेंस है टी बी नॉट और टी बी। ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा मैथमेटिकली। एलिवेशन जो है वो कुछ इतनी रहेगी, जो डिस्टेंस है हमारे पास कुछ इतना रहेगा। तो अब इस फिगर से हमें डायरेक्टली ये कंक्लूड होता है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, वो बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी नॉट पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो टी बी पॉइंट पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है, वो बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन है। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दैट इज टी बी नॉट while that of the solution that is TB, since TB not is greater, there is an elevation or increase in boiling temperature of a solution as compared to the solvent. जो सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर कम ही होने वाला है, और जो उसमें कुछ हम ऐड करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वहां पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है। दैट इज टी बी जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का कम होगा। इट इज़ फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली जो हमने फाउंड करा कि एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में है डेल्टा टी बी जो है वो टी बी माइनस टी बी नॉट को माइनस करने पर आएगा, और जो सॉल्यूशन है वो प्रोपोर्शनल होगा मोलल कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलल कंसंट्रेशन, जो मोलल कंसंट्रेशन है दैट इज डिफाइंड बाय डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन एम। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज के बी, वेयर एम इज द मोलालिटी, मोलल कंसंट्रेशन मोलालिटी, एंड रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ द solute in kg of solvent, and kb is the molar boiling point constant, or ebullioscopic constant, ebullioscopic constant। m की वैल्यू 1 आ जाएगी तो डेल्टा टी बी वो है ebullioscopic constant के इक्वल आ जाएगा। The molar boiling point elevation constant Kb is defined as the elevation in boiling point for 1 molar solution। जितना एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में एक मोलर सॉल्यूशन के लिए, जो सॉल्यूशन कंटेन जिसमें सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल होगा ऑफ सॉल्यूट का, और जो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो एलिवेशन आएगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, और जो इस इक्वेशन में पता लगता है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज अ qualitative property number 2. So now let us move on to the qualitative property number 3. qualitative property number 3 जो हमारे पास आती है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से हम क्या करेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे the solid and liquid in equilibrium. This is possible if they have the same vapor pressure. Thus in freezing point is the temperature at which solid and liquid states the substance have the same vapor pressure। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक ही सब्सटेंस है, एक ही सॉल्वेंट है हमारे पास, जो सॉल्वेंट है
उसमें कुछ ऐसा चीज डालेंगे जिससे उसका डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी कि जो वाटर टू आइस 0 डिग्री पर जाता है वो वाटर टू आइस या उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा, यानी कि जो 0 डिग्री पर जाता था वो अब -5 डिग्री पर आइस वाटर जो है आइस में फ्रीज होगा. सो बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो लोअर हो जाएगा देन द प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट जो है. अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पहले तो सॉल्वेंट का देखो. सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो पहले तो फ्रोजन में देखा. फ्रोजन में जो ऊपर जा रहा है, फ्रोजन में पहले TF है हमारे पास, और जो B पॉइंट पर है वो अब लिक्विड में हो गया. लिक्विड में होते ही हमने टेम्परेचर नोट किया. टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा, पहले वाला टेम्परेचर था ज़्यादा, पहले वाला टेम्परेचर था कम, और ये वाला टेम्परेचर हो गया ज़्यादा. ये वाला टेम्परेचर हो गया ज़्यादा. इन द फिगर, अब जो फिगर में है द कर्व, जो BC कर्व आ रहा है हमारे पास, वो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है. और एडिशन टू द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को लोअर कर दिया. जो लिक्विड सॉल्वेंट का B पॉइंट पर आ रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन का B पॉइंट पर आ रहा है, वो सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद जो हमारे पास आया है टेम्परेचर, वो आया है TF, जो कि कम हो गया है. सॉल्वेंट में देखिए BC, जहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है वहाँ टेम्परेचर फ्रीज होने का, और जहाँ पर सॉल्यूशन में है वहाँ पर E और D में कितना डिफरेंस है. सो और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो वेपर प्रेशर कम कर देगा. और DE जो कर्व है हमारे पास वो वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर. द कर्व AB correspond to the vapor pressure of solid at different temperature. The temperature corresponding to B where liquid and solvent meets, वहाँ लिक्विड और सॉलिड मिलेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट. और जो टेम्परेचर D के नीचे है वो सॉलिड, सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन जहाँ मीट करेंगे वहाँ का वेपर प्रेशर, वहाँ का टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर वो बता रहा है. सो दैट इज TF. सो हमें देखने को मिला कि TF नॉट वो ज़्यादा है, और जो प्योर सॉल्वेंट का जो है ज़्यादा है. और प्योर सॉल्वेंट में अगर हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया तो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा. तो डेल्टा TF जो हमारे पास बनेगा दैट इज T0F माइनस TF. अब ये भी एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये भी जो है मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी के ऊपर डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल है. तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज KFM, एंड KF इज द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इट इज known as gyroscopic constant, cryoscopic constant. अब M तो 1 है, तो अगर M 1 है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ये हमारे पास आ जाएगा. सो दैट इज द 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब इसके आगे अगर हम करने की सोचें तो हमारे पास आते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को अब आप आगे कवर करते हैं. There is the last and final colligative property, that is osmosis and osmotic pressure. Osmotic pressure एक colligative property है, उसको समझने से पहले हमें osmosis समझना जरूरी है. And osmosis is the involves the flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from pure solvent to the solution. अब osmosis एक प्रोसेस है when the flow of solvent का flow एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कराया जाता है प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की
तरफ बढ़ता है। जैसे कि यहाँ भी यही लिखा हुआ है दैट the phenomena of flow of solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent to solution is called osmosis। और osmosis जो है वो जो solvent molecules है वो मूव करते हैं लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो सोल्यूट concentrate to more concentrated solution higher solute concentration। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि अलाउ करते हैं ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स टू फ्लो थ्रू इट। और जो इस osmosis और जो इस osmosis को स्टॉप करे, जो इस प्रेशर को स्टॉप करे, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को स्टॉप करे, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी मोलारिटी है, आर जो हमारे पास कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। Now next two term is isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution। तीन सॉल्यूशन है हमारे पास। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक टेम्परेचर। ठीक है। ऑस्मोसिस में जो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता है वो हमें पहले ही पता है कि डिफरेंट वेपर प्रेशर होते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस के, तो उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होंगे। व्हेन अ सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द सॉल्वेंट flow from the solution of lower osmotic pressure towards solution of higher osmotic pressure. This continues till both the solution attain the same pressure. At this stage no further osmosis। तो यहाँ इस स्टेज पर हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अब इस इक्वेशन से पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इट इज क्लियर दैट इफ टू सॉल्यूशंस हैव same concentration they both have same osmotic pressure at same temperature। Solution of equimolar concentration at same temperature having same osmotic pressure they are isotonic। isotonic same osmotic pressure। अब आती है बात हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएगा कि हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। If we take an example of interesting example of a solution of sodium chloride, ये सॉल्यूशन जो है सलाइन वाटर का सॉल्यूशन है और इसको हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में इंजेक्ट करते हैं। सो इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट 0.91 मास पर वॉल्यूम की कंसंट्रेशन इसकी 0.91 है। अगर इसको हम आरबीसी सेल्स में इंजेक्ट करते हैं तो इस कंसंट्रेशन से ना तो ऊपर होना चाहिए कंसंट्रेशन यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए। ज़्यादा या कम में पर्सन जिसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं ये उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन जो कि कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है यानी कि 0.91 से कम है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.91 से कम है तो द पर्सन या जो आरबीसी सेल्स हैं वो, ठीक है, आरबीसी सेल्स हैं उसमें से जो उनका अंदर का मैटर है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन अंदर से कम हो गई है, तो हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन वो मूव कर जाएगा। ठीक है। और अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.91 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 0.91 से ज़्यादा हो जाती है, देन जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगे, इनकी फट जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स फट जाएंगे। तो इस कंडीशन में पेशेंट की लाइफ को रिस्क है, इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन को हम इतना एग्जैक्ट इतना ही रखते हैं।
तो यहाँ पर भी वही है, इफ सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड हाइपोटोनिक। इफ सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर, ठीक है, अदर से यानी कि जो हाइपरटोनिक है वो दूसरे प्रेशर से ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन पे, ठीक है। सो दैट इज हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक solutions. So that is the summarization of this chapter. Also reverse osmosis. Reverse osmosis जहाँ पर हमारे पास osmosis का reverse process शुरू हो जाए. The solvent flows from solution side towards pure solvent. If external pressure is higher than osmotic pressure applied on solution side, it is used for desalinization of seawater. Solvent moves from solution to pure solvent side. अब यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं, जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की साइड बढ़ रहा था और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। अगर उसको हमें रोकना है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया और ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, देन ऑस्मोसिस हैव अ रिवर्स प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस डीसेललाइजेशन ऑफ सी वाटर के लिए यूज होता है, यानी कि सी वाटर में से उसको डीसलाइन करने के लिए यूज होता है। दैट्स इट। जो सॉल्वेंट है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द आरओ। आरओ जो वाटर क्लीनिंग के लिए यूज होता है, वही प्रोसेस, ये वही प्रोसेस है जो आरओ क्लीनिंग मशीन्स में यूज होता है, वाटर क्लीनिंग मशीन में यूज होता है। So that's all for the chapter. I hope you all will understand the whole chapter in the 2 episodes covered today. And please follow this Rewind version 2.0 to get the full schedule, the full rocket schedule to cover this chapter, to cover this whole PCM syllabus. Thank you so much.